नमस्कार भाई साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ी देर पहले मैंने जो पोस्ट डाली थी कि हम मेरठ में हैं और बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो जाट है चाहे किसी भी धर्म का हो, तो आप में से किसी भाई ने सजेस्ट किया और हम पहुंच गए हैं चौधरी राजेंद्र सिंह तेवतिया जी के पास और बहुत सारी बातें करी हैं। और अब और मैं आपकी भी सीधी बात कराऊंगा। मेरा चौधरी साहब, मेरे जो हरियाणा के युवा हैं, मेरे हम उम्र हैं, खासकर जो 40 के आसपास हैं, उन सब के लिए मैं मैसेज आपका दिलवाना चाहता हूँ कि आप उनको मैसेज दो। और वे आपके आगे कुछ नहीं छुप रहा है कि कोई हालात हमारे आपके आगे हैं, हम किस दिशा में जाएं और आने वाले समय में जो हमारे अगली पीढ़ी है जो जाटों की खासकर, वो कैसे अपना उद्धार कर सके। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जाटों की को 4 जातियों में बांटा हुआ है। एक तो हिंदू जाट, सिख जाट, बिश्नोई जाट और एक मूले जाट, मुसलमान जाट। इन चारों के बालकों को, बच्चों को एक करना पड़ेगा। ठीक है। जिससे कि हमारी एक संघीय शक्ति कलयुग है। यस। कलयुग में संघ ही शक्ति है। तो इस संघ की शक्ति को बनाने के लिए इनको चारों कौमों को एक करना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये है। आवाज़ अच्छे से आएगी। नंबर 1 तो ये बात है। ठीक है। नंबर 2 ये बात है कि जो अपनी पुरानी लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो चुकी है किसी न किसी कारण से, उनको किनारे करना पड़ेगा। ठीक ठीक। क्योंकि अगर वो लोग हैं सेल्फिश। उनका इंटरेस्ट अपने को ऊपर ले जाने में है और इलेक्शन जीत के और कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उनका इंटरेस्ट तो सारा का सारा इसमें है। ठीक है। और वो परिवारवाद में फंसे हुए हैं। तो उनको किसी न किसी तरीके से हमारा जो यंग जो यूथ है उनको किनारे पे लगाना पड़ेगा। जो अपने गांवों के अनपढ़ भाई हैं उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए आगे जो हमारा भविष्य है वो युवाओं के ऊपर ही निर्भर है। और इन जो ये डेडवुड है जो उनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं चौधरी साहब, ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई हमारे हरियाणा के युवाओं के लिए। हम मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करें इस चीज को आने वाले टाइम में। हमारा 1 साल इलेक्शन का बच रहा है। तो और ये हरियाणा सरकार ने भी जो है ना हमारी 30 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन मांगे हैं कि जो जाति की लिस्ट डाली है ना उस पर ऑब्जेक्शन मांगे और 31 मार्च तक उन्होंने हाई कोर्ट में जमा भी करानी है। तो हम युवा किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करें चौधरी साहब। इनमें चारों में जो भी चारों कौमों में जो एक ही कौम है बेसिकली, इन चारों में जो आगे निकलने वाले लोग हैं उनको अपनी उम्र के जो हैं उन्हें तलाश करके उनसे बात करके और एक जॉइंट एफिडेविट दाखिल किया जाए। ठीक ठीक ठीक। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने। ये तो ये जो हरियाणा सरकार के अफसरों ने किया, मैं तो नहीं मानूं भाई उनने जानकारी तो है, लेकिन ये जानबूझ के किया क्योंकि इतने सीनियर अफसर हैं, उनकी नॉलेज में तो होगी भाई कास्ट तो क्रिएट ही नहीं कर सकते। अगर वो 70 कास्ट को 134 में तब्दील कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पीछे कुछ न कुछ उनकी मंशा है। हाँ, तो अभी समय है हमारे युवाओं के पास, हम इस चीज को ये आपने बहुत बढ़िया बात की है कि एफिडेविट जॉइंट एफिडेविट फाइल किया जाए। ठीक ठीक ठीक। तो हमारा चौधरी साहब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे वाले इस बात ने ही मानने को तैयार नहीं है कि तुम हरियाणा में आधी आबादी में हो। क्यों हमारे जो इतनी पार्टियां हैं ना उन्होंने हमारे दिमाग में घुसा दिया। तो इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी डेडवुड है, जो पुराने लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, उनको अलग किनारे करना पड़ेगा। जब तक वो किनारे आप नहीं कर पाएंगे उनको, तो वो तो अपना जो भी उनका स्वार्थ का डंका है वो बजाते ही रहेंगे। सर छोटूराम जी के बारे में आपने काफी पढ़ा है और महसूस भी किया होगा। उनसे कैसे प्रेरणा ले हमारा हरियाणा का युवा। उनसे प्रेरणा लेने की बात यह है कि उन्होंने इन सबको एक कर दिया था।
इन चारों कौमों को एक कर दिया था। और सर जोगेंद्र सिंह मान जो उस वक़्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जब ये होम मिनिस्टर थे सर छोटू राम, मैं उनसे मिला हूँ। और सर जोगेंद्र सिंह मान से जब मैं मिला हूँ तब उनकी उम्र करीब करीब 90 साल थी, और 98 साल की उम्र में उन्होंने एक मीटिंग प्रिसाइड की थी इसमें आपके विठल भाई भवन में, जिसमें चौधरी चरण सिंह को बुलाया गया था। ठीक ठीक। तो उनसे भी मेरी बात हुई है। और दीपचंद वर्मा जी जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी थे इस सर छोटू राम ट्रस्ट के, जिसको MS रंधावा ने 2.5 एकड़ जमीन अलॉट की थी चंडीगढ़ में। ठीक ठीक। जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था उन्हीं दिनों में 8 ट्रस्टी थे, 5 परमानेंट और 3 टेम्परेरी, जो 3-3 साल के लिए लगते थे। मैं 3 उसमें रहा हूँ। तो उन्होंने चारों कौमों को एक कर दिया था। और मुसलमान ख़ास तौर से उन्होंने चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त जो पंजाब का बनाया सन 37 के इलेक्शन के बाद, वो भी एक मुसलमान को बनाया, क्योंकि उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी। सर सिकंदर हयात खां। हाँ हाँ जी। तो उनके मरने के बाद चौधरी साहब हमने देखा है कि उनका जो साथ देने वाले थे मुस्लिम धर्म के लोग, 1-1.5 साल में ही हरियाणा के लोगों ने भूल दिया। और मैं तो ये मानता हूं, मेरा तो यही सोचना है कि आज जो हम भुगत रहे हैं ना, वो उसी का नतीजा है कि हमने सर छोटू राम के मरने के बाद उनको हरियाणा से भगा दिया। ये हरियाणा में हुआ, राजस्थान में तो हुआ नहीं हुआ, ना यूपी में हुआ। और सबसे ज्यादा साथ जो छोटू राम का उन्हीं ने दिया था। इसके पीछे क्या कारण रहा? दिया था, सिखों ने भी दिया था। सिखों ने दिया उस वक्त तो बिश्नोइयों ने भी दिया था। ठीक ठीक। हाँ, चारों धर्मों ने उनका साथ दिया था। ठीक ठीक। और उसको जो है ना, उनके एक्सपायर होते ही जो 1947 में सारी मारकाट मचा दी। वो तो एक सोची समझी साजिश थी। कौन सी ताकतें हो रही होंगी उसका? उन्होंने तो गांधी जी को कह दिया था। अच्छा। उन्होंने गांधी जी को यह कह दिया था कि जो महात्मा जी, जो काला अंग्रेज आएगा, हाँ, उससे बचने वाली बात करो। ठीक ठीक ठीक। इस गोरे अंग्रेज को ही किसी न किसी तरीके से होम रूल लेके और इनको किसी न किसी तरीके से यहाँ पे जो है बनाए रखो। ठीक ठीक। ही वांटेड इंडिपेंडेंस, बट ही वाज इन फेवर ऑफ होम रूल। ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर ये जो है जो काला अंग्रेज है, आप समझ रहे होंगे काला अंग्रेज कौन है। ये जो सारे कांग्रेसी हैं रहे उसके बाद जिनके पास राज गया, और जो इसमें अच्छे आदमी थे लाइक कृपलानी, लाइक जयप्रकाश नारायण कृपलानी, ये लोग छोड़ गए। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, KMPP। सन 52 का जो इलेक्शन लड़ा गया है वो KMPP ने लड़ा है। ठीक ठीक। इनके कांग्रेस के खिलाफ। तो जो भले आदमी थे, जो फॉरवर्ड लुकिंग थे, वो निकल गए, और इसमें वो रह गए कि जो स्वार्थ जिनका सिद्ध नहीं हो रहा। चौधरी साहब, जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही थी, अगर उस टाइम हरियाणा के जाटों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता, तो आपको क्या लगता है आज क्या उसका बेनिफिट होता? तो सारे ही जाट के लिए उन्होंने लिखा है मंडल ने। हरियाणा का क्या, यूपी का क्या, राजस्थान का क्या, पंजाब का क्या, हर जगह का पूरे इंडिया के उन्होंने लिखा है। लेकिन वो जो है हमारे जो उस वक़्त के वो थे नायक कहिए या लीडर थे, लाइक चौधरी चरण सिंह, लाइक चौधरी देवीलाल, इन लोगों ने ये अपने बैकवर्ड वर्ड से ये जो है वो हो गए। ठीक ठीक। कि हम बैकवर्ड कहाँ, हम तो फॉरवर्ड हैं। तो आज मेरी पीढ़ी को तो खासकर ये महसूस हो रहा है चौधरी साहब कि अगर हमने उस टाइम ये अधिकार मिल जाता, हाँ, तो हमारी दशा दिशा कुछ और ही होती। आज तो हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ, हाँ, क्या होना था।
लेकिन अब भी हमारी पीढ़ी के अगर युवा इस चीज को समझ जाए हाँ कि एक तो आपने जैसे बताया कि हम जो धर्म के नाम पर जो बटे हुए हैं वो हम एक और महसूस करने लग जाए। वैसे तो सब अपने अपने घर रहते हैं, अपने अपने जिले में रहते हैं, लेकिन महसूस करने लग जाए कि एक है, करने लग जाए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को ठीक, और अपने खास तौर से अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। बहुत बढ़िया। और जो लड़कियों पर औरतों पर हम घर में काम करवाते हैं ठीक ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर काम करवाते हैं उसको वो छोड़ना चाहिए। यस यस यस, क्योंकि ट्रैक्टर आ गया, इतनी सारे इम्प्लीमेंट्स आ गए, अब औरतों का कोई काम नहीं है, घर घर पानी पहुंच गया। वो पानी ढोने जाती थी, मैंने खुद देखा है जाते हुए हरियाणा में घूमते हुए कि हर जगह वो मटके घर पर सिर पे धर के, और ये पर्दा सिस्टम भी खत्म करना पड़ेगा। अपनी औरतों को, लड़कियों को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक ठीक, उनको भी जोड़ना पड़ेगा अपने आंदोलन के साथ। चौधरी साहब ये और तरीका बताओ कि ये जो हमारी तीनों पार्टियां है ना, मेन इनका कैडर बहुत बड़ा है तीनों पार्टियों का। हाँ। और वो है ना जोर लगा देता, हम संख्या में थोड़े हैं और उनका कैडर बहुत घना है, उसके आगे कैसे हम अपनी रणनीति बनाएं? कैडर है फॉलोअर्स के पीछे। ठीक ठीक, और ये जानते, ये जो बड़े बड़े हैं जो नेता हैं वो नारे लगवाने जानते हैं। ठीक, तो वो आम जनता को ये समझाना पड़ेगा कि भाई इनके चक्कर में ना पड़ो, और आप वोट उसको दो कि जिससे या तो आपको फायदा होता हो या कोई आदमी ठीक तो हो। इसके अलावा ठीक आदमी को दो, किसी भी पार्टी का हो, नहीं तो नोटा लगाओ। ठीक ठीक, अब गुजरात में 5 लाख से ऊपर नोटा लगा है, हिमाचल में इतने पे नहीं लगा। और चौधरी साहब खास बात देखो, जो बूथ पे है ना सिर फुड़ाने वाला, हाँ, पूरे हरियाणा में, हाँ, वो जाट का बच्चा है। जाट का बच्चा है, बिल्कुल। तीनों पार्टियों के लिए सिर जाट का बच्चा फुड़ाता है। फुड़ाता है। वो क्यों फुड़ा रहे हो अपना सिर दूसरों के लिए? जी जी, क्योंकि वो तो सब स्वार्थी हैं। हाँ जी, ये हमारे पलविंदर खैरा जी हैं, सिख जाट हैं, ये जुड़े हैं। अजय कुमार जी, मीत मान जी, सत्यजीत पिलानिया जी, श्री कृष्ण राठी जी, अनीता सनसनवाल जी, रविंद्र लोचप जी, राजू दिया जी, सोनू पंगाल जी, श्री कृष्ण मीत दलाल, ये सारे हरियाणी भाइयों। भाई देखो इतनी अच्छी चौधरी साहब ने बात बताई है, आप सबका स्वागत है। बस यही कोशिश कर रहे हैं भाई, हमने कहा था भाई 1 साल पड़ा है इलेक्शन में और हम कुछ कर सका, ताकि आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि भाई तम तारे दौर में उस टाइम ये अन्याय होने लग रहा था और तम की थे। अच्छा, एक और खासियत चौधरी साहब, 1931 में सेंसेक्स हुई थी, जब जातीय जनगणना हुई थी, जब पाकिस्तान बांग्लादेश इकट्ठा था। उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया, पंजाब भी 3 टुकड़ों में बट गया। तो हमारी जो जातीय जनगणना वो आई नहीं अभी, लेकिन हमारे अखबार में क्या हुआ है, बोले यो इतने % है, यो इतने % है। तो इस तरह के आंकड़े सरकार जो पेश करती है, उसका क्या कारण है? 2011 में हुई है, लेकिन वो पब्लिश नहीं की गई है। ठीक ठीक ठीक, वो क्या आपको कारण लगता है कि वो पब्लिश हो जाए तो क्या किसको क्या नुकसान है? उसके पब्लिश होने से हमारा तो फायदा होगा, ठीक, क्योंकि हमारी आबादी भी बढ़ गई है। ठीक ठीक, लेकिन जो दूसरी कास्ट हैं जो ऑलरेडी अब बैकवर्ड में हैं, उनको नुकसान हो सकता है। ठीक ठीक। एक और उसमें बात आई थी कि स्टेट को पावर ही नहीं है सेंसेक्स करने की, केंद्र सरकार की एजेंसी करेगी। हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे जो जेबीटी मास्टर हैं उनसे करवा ली, और क्या हुआ कि उनने है ना कई जगह कास्ट के कॉलम में सेक्ट का नाम भर दिया और रीजन का नाम भर दिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया कि जो अरोड़ा जाति के हैं, खत्री जाति के हैं, उनके घर गए तो उन्होंने भर दिया कि पंजाबी हैं। तो वो हाईकोर्ट ने उस केंद्र सरकार ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब हमारे मास्टरों को ये नहीं पता कि कास्ट का क्या नाम है। तो अब देखो, हमारे तो जो 60 साल का जो आदमी, उससे तो हम कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। कैसे समझाए? हम तो हमारे युवा साथियों से ही अपील कर सकते हैं, युवा साथियों से करनी पड़ेगी, वही कुछ ना कुछ क्रांति ला सकते हैं। और हमने तो अभी हमारे सबसे पहले तो वकील जो साथी है ना, उनसे आग्रह कराया है कि आजादी से लेकर आज तक कोई भी लड़ाई हो, वकीलों का अहम योगदान। तो सबसे पहले तो ये वकील साथी समझे। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह हमारे यहाँ और चौधरी विजयपाल सिंह इनसे भी बड़े थे, तो बहुत वो भी हमारे खानदानी थे। ये 2 बड़े लीडर थे यूपी में। चौधरी विजयपाल सिंह का नाम सुना? हाँ, सुना है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। यस यस।
98 ईयर्स की एज तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। बहुत बहुत। और चौधरी साहब, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरी उम्र भी आपको लग जाए, और आपका जो अनुभव है, नहीं आपका जो अनुभव है वो हमारी कौम है ना, और समय समय पर आपसे सीखे कुछ। क्योंकि देखो सर छोटू राम जी बहुत जल्दी चले गए, हमारे जो भी अच्छे काम करने वाले थे छोटी उम्र में चले गए हमारी, मतलब कि बदकिस्मती समझिए ये, अगर वो थोड़े दिन और रह जाते ना तो इस देश का बंटवारा होता ना बंटवारा है। ये लोग जो कहते हैं ना आजाद हुआ, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, आजाद नहीं हुआ, हमारा बंटवारा। फिर पंजाब हमारा 4 बार बंटवारा हुआ, हाँ। हमारा हिस्सा आया कि ये है ना, वो क्या नाम, जिन्ना आ रहे थे, वहाँ थे अमृतसर में, तो उन्हें वहाँ जाना था लाहौर। हाँ जी। तो उन्होंने ये खबर भिजवा दी थी कि जिन्ना साहब जेल अच्छा तो इतनी दूर है, और बम्बई 1400 मील दूर है। अच्छा। अब छांट लो, 14 मील पे तो जेल है और 1400 मील पे है बम्बई। तो जिन्ना बम्बई भाग गए थे। बताओ, देखो ये होती है। तो ये जो है वो होते तो डिवीज़न ही नहीं होता। ठीक। अगर वो 44 में डेथ हुई है या 45 में? 45 में उनकी डेथ हो गई है। अगर वो जिंदा रहते तो डिवीज़न नहीं होता कंट्री का। ठीक ठीक। उनको मेरे जो युवा साथी है ना, उनको पढ़ना पड़ेगा छोटू राम को दोबारा, छोटू राम को दोबारा उनको महसूस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाइयों। बार बार हमारे यहाँ एक स्वामी कल्याण देव थे, वो शुरू पहले आर्य समाजी थे, रोहतक के आर्य समाज में थे वो। अच्छा। जब वो 1876 का उनका जन्म था। अच्छा। 1904 में 129 साल की उम्र के बाद उनका देहांत हुआ है। अच्छा। ये ओम प्रकाश चौटाला बड़े क्लोज थे उनके, आते जाते थे, और इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला ने वहाँ उनके आश्रम के पास एक शहीद पार्क भी बनवाया है। अच्छा। हाँ, शुक्रताल में। ठीक ठीक ठीक। और उनकी डेथ के टाइम पे भी वो थे वहाँ, और 40 दिन तक जब वो बीमार रहे तो 40 दिन तक मिसेज ओम प्रकाश चौटाला और वो 40-50 औरतों के साथ यहाँ थी और गायत्री मंत्रों का जाप करते रहे वो होल टाइम। तो स्वामी कल्याण देव बताते थे कि रोहतक में ये यहाँ से अम्बाड़ा से गवर्नमेंट स्कूल से 2 लोग आए हाई स्कूल करके, एक सर छोटू राम जो बाद में हुए और एक छाजू राम सेठ। तो दोनों यूं कह रहे थे कि मेरी नौकरी लगा दो। अच्छा। कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लगवाओ। ठीक ठीक। तो मैं कहने लगा भी आगे बढ़ो। तो वो कहने लगे कि लाहौर जाना पड़ेगा, लाहौर का खर्चा हमारे पास नहीं है। तो वो लेके गए उन्हें लाहौर। सर छोटू राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। तो सुनते हैं कि वो बताते थे जैसा कि मैं उन्हें लेके गया लाहौर, और लाहौर में ये जो वीर प्रताप या अखबार लेकर निकलता था, इसके जो लाला थे उनकी कोठी पे रखा और वहाँ पे जो है कॉलेज में दाखिला करवाया। ठीक ठीक। और शायद गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ उनका दाखिला या क्या, ये तो मेरे को याद नहीं है। और फिर उन्होंने बीए किया, बीए के बाद एलएलबी किया, और ये ज़मींदारी एबोलिशन उन्होंने किया, क्योंकि जितने भी ज़मींदार थे वो ज़्यादातर पंजाब में, ख़ास तौर से जो पश्चिमी पंजाब है जो अब पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे ये पंजाबी थे। अच्छा। और उन्होंने काश्तकारों को बहुत बुरी तरीके से दबाया हुआ था। तो ज़मींदारी एबोलिशन जो है सबसे पहले पंजाब में हुआ है, जिसमें हरियाणा भी शामिल था 1937 में। ठीक। तो ये सारा काम जो है उनका किया हुआ है। वो यहाँ पे काला कंकर स्टेट है जहाँ के दिनेश सिंह थे। अच्छा। राजकुमार, वो काला कंकर स्टेट के दीवान रहे। अच्छा। लॉ करने के बाद वहाँ के दीवान रहे, तो उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को, जमींदारी सिस्टम को समझा और उसके दुर्गुणों को समझा, और तब जाके उन्होंने सबसे पहले ये काम किया। चौधरी चरण सिंह ने जो यहाँ सबसे अच्छा काम किया है वो चकबंदी का किया है। ठीक ठीक। और चकबंदी, यहाँ की चकबंदी देख के फिर पंजाब की चकबंदी हुई है, यूपी की। ठीक ठीक ठीक।
तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट, कभी हरियाणा आओ, कभी जब चक्कर लगाओ तो हमारे युवा साथियों को हमारा कहना एक का समस्या है चौधरी साहब कि जो जिस पंथ में जुड़ रहा है ना वो नहीं माना कि यो सर्वश्रेष्ठ है, जो आर्य समाज से जुड़ रहा है ना 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 जाट देवता है, जो सिख तो जुड़ रहा है नहीं सिख ऊपर है, जो बिश्नोई है वो नहीं 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 बिश्नोई सर्वश्रेष्ठ है, और जो मुस्लिम है नहीं बोला सब कुछ मुस्लिम ही है। यहाँ समस्या आई हुई है हमारे आगे। तो ये मिटाना तो बड़ा भारी है, लेकिन इनको साथ तो जोड़ना ही पड़ेगा। ये मिटाना तो बहुत भारी है, क्योंकि जितने भी कोई भी हुआ है जो ओल्ड वैदिक या पुराना जो धर्म है उसमें जो भी कोई नया नेता कह लो या नया कोई भी पैगंबर कह लो, कोई भी आता चला गया वो खूंटे से बांधता चला गया। यस यस, आप समझे ना। और गुरु नानक ने कभी खूंटे से नहीं बांधा, लेकिन बाद के गुरु बांध गए। यस सही सर। और इसी तरीके से स्वामी दयानंद ठीक है, लेकिन हम स्वामी दयानंद को इस तरीके से तो नहीं पूछते कि जैसे और लोग अपने गुरुओं को पूछते हैं ना। स्वामी दयानंद ने किसी को खूंटे से बांधा। आर्य समाज तो एक संस्था बना दी, लेकिन ये कोई धर्म तो वैदिक है। हाँ, धर्म तो वैदिक है, लेकिन धर्म की आड़ में ये कहना कि हम ही जाट हैं, हम ही दूसरे जाट नहीं है, वो ये तो आर्य समाजियों को सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए कि आपको लोकतंत्र में संख्या की महत्व है, संख्या आपकी कम की जा रही है, चारों को मिलकर चलना। मानसिक रूप से जो आपने लिथियम वाली बात बताई थी, धीरे धीरे हमारे मानसिक स्तर पे असर डाल रही है कि हमारी संख्या हरियाणा में आधी आबादी होने के बावजूद भी हम ये सोच रहे हैं कि हम तो जी बहुत कम है, जचा दी बिल्कुल जचा दी। अब बताओ, बूथ पलटने वाले हम 7,000 में 6 गांव हमारे चारों तरफ गर्दन करे जाट ही जाट, फिर भी ये कहते हैं तो जी है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही बस मेरे जो युवा साथी हैं लगा हूँ, अभी लगा हूँ, इन चारों में लगो, इन चारों में लगते हैं। और जो बताते हैं, चाहे कोई यहाँ से जाओ या कोई वहाँ का है, जो ये एजिटेशन करवाने वाले हैं, ये सिर्फ अपने को ऊंचा दिखा के और बेवकूफ बनाने वाले। सही कह रहे हो। ये चौधरी साहब ने भाई जो आरक्षण का एजिटेशन है उसके बारे में बताई है। ये जो पीछे एजिटेशन वहाँ पे हुआ, उसमें जो बदनामी हुई है, चाहे जाटों के बच्चों के बजाय कोई भी कर गया उस काम को, लेकिन बदनाम कौन हुआ? बदनाम तो जाट ही हुआ। हमारे यहाँ तो जाट को कहते हैं कि ये हनुमान की औलाद है, ये कि वो जो है पराई औरत के पीछे अपनी पूंछ में आग लगाए फिर रहा था वो। बिल्कुल क्यों साहब? तो हम तो किसी के लिए भी अपनी पूंछ में आग लगा लें। यस यस यस, क्योंकि ये खासियत है हमारी कौम की कि दबे हुए को मदद करने की हमारी कौम की खासियत है। अब तो खुद की मदद करनी पड़ेगी, जाट से बेचारा कुछ नहीं है, नहीं ये मानने को तैयार नहीं है कि जाट बेचारा है। ये जिस दिन समझ लेंगे कि जाट बेचारा तो खुद मदद कर ही लेंगे। बिल्कुल। तो अब तो हमें एक दूसरे का हाथ बढ़ा के और इकट्ठा होकर ये मानसिक रूप से सोचना पड़ेगा कि इतनी संख्या में होने के बावजूद भी। अभी ये जो पीछे सन 13 में रॉइट्स हुए हैं यूपी में। हाँ जी हाँ जी। हमारे ही गांव का, जिस गांव में मेरी जमीन है, मैंने जैसा आपको कहा था कि मैं तो हमारी तो घुमक्कड़ जाती है तेवतियों की। अब मैं चौथी जगह हूँ, ठीक ठीक। तो जहाँ पे मेरा फार्म है, तो उस गांव में मूले जाट भी हैं, देशवाल गोत के मुस्लिम जाट भी हैं। और एक हमारे गांव का लड़का मीरापुर से आगे मारा गया। अच्छा। मुजहेड़ा गांव है, वहाँ पे मारा गया। तो उसके बाद ये शक था कि रॉइट्स हो जाएंगे। अच्छा। तो यहाँ पे कलेक्टर थे रेणवा। अच्छा। पंजाब के हैं, तो वो थोड़े दूर से रिश्तेदार भी हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके गांव में तो मूले जाट भी हैं। मैंने कहा हाँ है। तो कहने लगे वहाँ झगड़ा तो नहीं होगा? मैंने कहा हम नहीं होने देंगे। तो मैंने वो वहाँ का जो प्रधान था उस वक्त अरशद, वो मेरे को चाचा जी कहता है, तो मैंने अरशद को फ़ोन किया। और उधर देवेंद्र हैं हमारे देशवाल हिंदू जाट, उन्हें फ़ोन किया
और एक फजले भी देशवाल जाट हैं, वो बुजुर्ग हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने उसने मेरे से एक बात कही कि हम ये जो अब इसका वो होगा दाह संस्कार, चाचा जी अरशद ने कि चाचा जी हम इसमें जैसे पहले से शामिल होते आए हैं उस तरीके से शामिल हों कि ना हों। तो मैंने देवेंद्र से बात की, देवेंद्र कहने लगा कि उसे ये समझा दो, मैं भी उसे कह दूंगा कि इस वक्त थोड़ा माहौल गलत है, इस वक्त ना हो, और फिर बाद में जब 13वीं वगैरह होगी उस वक्त हम उन्हें खुद बुलाएंगे। ठीक ठीक। और जैसे पहले से शामिल होते रहे हैं वैसे ही होंगे। तो हमने अपने गांव में मोड़ खुर्द में कोई झगड़ा नहीं होना दिया। नहीं, ये देखो आप लोगों की और मैंने था, उन्हें समझाया, Yes, मैंने कहा कि इनको, वो अजीत सिंह नाम था जो मुसलमान हुआ था, बन गया था। अच्छा अच्छा। और वो था बड़ी मोड़ का, मोड़ कला का था, वो मोड़ कला वाले चौधरी का लड़का था। ठीक। तो उसने, उन लोगों ने, उसके भाइयों ने, उसके फादर ने उसे निकाल दिया। तो वो अपने चाचा के पास आया यहाँ मोड़ खुर्द, और उसने कहा चाचा ऐसे ऐसे हो गया, अब ये पंडित मेरे को वापस हिंदू तो बनाएंगे नहीं। लूँगा तो क्या बात है, मेरे 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं मेरे, और एक हिस्सा तेरे को दे दूंगा। ठीक ठीक। तो ये जो है मैंने यही बात समझाई कि तुम लोगों ने अपना, तुम्हारे बुजुर्ग ने अपना हिस्सा दे के इन्हें चौथाई का और इस गांव में बसाया, और आज तक भाईबंदी चलती रही है, तो इसे मिटने मत दो। बहुत बढ़िया। हाँ। और उस टाइम बीबीसी ने भी कोट किया था, बोले एक तरफ तो दाढ़ी वाला जाट लड़ रहा है, एक तरफ मूछ वाला जाट लड़ रहा है। बोले जाट लड़ रहा है। हमने अपने गांव में ना उन्होंने ना हमने। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया। इसका देखो, लड़ाई झगड़े से क्या हासिल ना, कोई कुछ हासिल नहीं, कुछ परेशानी कुछ हासिल नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया बात बताई और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की और भी हमारे जो आप सजेस्ट करोगे, हम जिस तरह आप बताओगे, हम पूरे हरियाणा में जाएंगे, अलग अलग जो हमारे आपने बताया पंथों की साथी उनसे बात करेंगे। जितने भी बच्चे हैं 40 साल से छोटे, यस यस, उनके लिए मेरा आशीर्वाद। ठीक। और सबको मेरी यही मैसेज देना कि भाई मिल के चलो, और जो डेड वुड, जो बूढ़े लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनका साथ छोड़ो। बिल्कुल। हाँ। तो नमस्कार भाई सभी साथियों को।